हेलो एवरीवन। एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो आधारित होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर और हाल ही में चर्चा में रहे हुए कुछ उत्तर प्रदेश विशेष के भी कार्यक्रम। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब पहली न्यूज हम देखते हैं वित्त विधेयक 2023 या फाइनेंस बिल 2023। इसके बाद देखेंगे हम अगली न्यूज, नई एनसीईआरटी पुस्तकें और पंचायती मार्ग। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के लिए 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ और टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 का भी शुभारंभ हुआ। इसके बाद देखेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CATS का दर्जा मिल गया। इसके बाद देखेंगे अर्चना सुसींद्रन ने AFI इंडियन ग्रांड प्रिक्स में 2 में दोहरा स्वर्ण जीत लिया। इसके बाद देखेंगे अगली न्यूज, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। ये कहां पर हुई? विशाखापट्टनम में। इसके बाद G20 की पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक। ये कहां पर हुई? मुंबई में। ये फिलहाल अभी चल रही है। उसके बाद आखिरी न्यूज हम देखेंगे EPFO ने 2022-23 हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15% ब्याज दर निर्धारित की। तो आइए अब देखते हैं विस्तार के साथ। पहली न्यूज है वित्त विधेयक 2023। तो भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए अपनी बजटीय कार्य योजना पूर्ण की, जिसमें संसद के दोनों सदनों ने वित्त विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। साथ ही वित्त मंत्री द्वारा विधेयक के पिछले संस्करण में ऑप्शन अनुबंधों पर प्रतिभूति लेन देन कर STT दरों में त्रुटि को सुधारने के लिए पेश किए गए एक नए संशोधन को भी मंजूरी दे दी। वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्त पोषण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि एक विनियोग विधेयक धन निकालने और की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है। विनियोग और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। राज्यसभा केवल उन पर चर्चा कर सकती है। अब ये विधेयक, इनकी क्या प्रावधान है, ये मैंने संसद वाले पॉलिटी के लेक्चर में काफी विस्तार से बताया है, आप उसे अवश्य देखिए। तो मैंने बताया कि वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्त पोषण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि एक विनियोग विधेयक धन निकालने की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है। विनियोग और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। राज्यसभा केवल उन पर चर्चा करती है और विधेयकों को लौटा देती है। एक बार जब लोकसभा सरकार के बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है, तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है या इसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है। हालांकि लोकसभा इन परिवर्तनों को स्वीकार कर भी सकती है अथवा नहीं भी कर सकती। तो आइए चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, नई NCERT पुस्तकें और पंचायती मार्ग। लगभग 2 दशकों के बाद सभी स्तरों पर स्कूली छात्र 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष में पेश की जाने वाली अद्यतन अपडेटेड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की पाठ्यपुस्तकों से सीखेंगे। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुरूप है, जिसे अगस्त 2022 में जारी किया गया था। पाठ्यपुस्तकों को 22 भाषाओं में विकसित किया जाएगा। वर्तमान में सरकार ने 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व स्कूल से कक्षा 2 तक के लिए NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जारी किया है। अन्य वर्गों के लिए रूपरेखा अभी तैयार की जानी शेष है। NCF ने अपने दिशा निर्देशों में इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए छात्रों के सीखने की योजना बनाई जानी चाहिए।
और प्री स्कूलिंग या मूलभूत स्तर पर बच्चों के लिए 5 चरणों वाली सीखने की प्रक्रिया या पंचादि का प्रस्ताव दिया है। पंचादि में अदिति यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अ टॉपिक, बोध यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, प्रयोग यानी एप्लीकेशन और प्रसार यानी एक्सपांशन शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ एवं टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 का शुभारंभ। ये चर्चा में क्यों रहा? 26 मार्च 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ एवं टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 का शुभारंभ किया। अब इससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु देखें तो वेटरनरी यूनिट फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पशुओं के लिए भारत सरकार के खर्चे से मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू करना तथा असहाय पशुओं के लिए 108 डायल कर एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये 108 की जगह इसमें क्या है 1962। तो जिस तरह मानव बीमारी के लिए सबकी जुबान पर एम्बुलेंस की सुविधा के लिए 108 है, उसी तरह अब सभी जानवरों को एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1962 हेल्पलाइन शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 पर है। भारत के विश्व में सबसे आगे होने का कारण उत्तर प्रदेश का भारत में नंबर 1 होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि लगभग 6 करोड़ पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स उपलब्ध कराई गई तथा प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6,600 से अधिक गो आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। अब मोबाइल वेटरनरी वैन प्रदेश के 5 जोन में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी। विदित है कि प्रदेश में कुल 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं। उनमें से 11 लाख गोवंश के संरक्षण की जिम्मेदारी अकेले उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा मिला। ये चर्चा में क्यों रहा? 26 मार्च 2023 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीटीआर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाएगा, इसके डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने बताया कि बाघों के संरक्षण रखरखाव के साथ बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिए पीटीआर को एनटीसीए की ओर से कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा मिला है। इससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु देखें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की ओर से देश के 6 टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण रखरखाव के साथ बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिए कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CATS का दर्जा दिया गया है। इनमें पीटीआर यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी शामिल है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एनटीसीए के सहायक IGF हेमंत सिंह की ओर से पत्र जारी कर देश के 6 टाइगर रिजर्व जो काली, मेलघाट, टाडोबा, अंधेरी, नवेगांव, नगजीरा, पेरियार और पीलीभीत को CATS का दर्जा दिया गया है। गौरतलब है कि पीलीभीत को वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्ष 2014 में बाघों की संख्या मात्र 25 थी। टाइगर रिजर्व बनने के बाद जंगल के अनुकूल वातावरण के साथ बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार काम हुए। नतीजा यह रहा कि वर्ष 2020 में बाघों की संख्या बढ़कर 65 हो गई। इस उपलब्धि के लिए पूरे विश्व में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की चर्चा भी हुई। विदित है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में
पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख मिस मिंडोरी पैक्सटन की ओर से नवंबर 2020 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टाइगर X2 अवार्ड दिया गया था। इस अवार्ड की खास बात यह थी कि विश्व के 13 ऐसे देश जहां बाघ पाए जाते हैं, इन देशों में सिर्फ भारत के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या बढ़ाने पर यह अवार्ड मिला था। इसके बाद बाघों की बढ़ती संख्या का असर भी देखा गया। जंगल और उसके बाहर के इलाकों में बाघों की सक्रियता बढ़ गई। हालांकि पूर्व की अपेक्षा मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी आई है। उल्लेखनीय है कि कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की आधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में शुरुआत की गई थी। इसके तहत 7 मानक स्तंभों और 17 मूल तत्वों पर आधारित लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मानदंड तय किए जाते हैं। इसके तहत बाघों के संरक्षण के क्षेत्र को जांच और परखने का अवसर भी दिया जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अर्चना सुसींद्रन ने AFI इंडियन ग्रांड प्रिक्स में 2 में दोहरा स्वर्ण जीता। तमिलनाडु की अर्चना सुसींद्रन ने 27 मार्च 2023 को केरल में आयोजित AFI इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2 में 100 मीटर और 200 मीटर में 2 स्वर्ण पदक जीते। महिलाओं के 100 मीटर फाइनल में उन्होंने असम की धाविका हिमा दास को हराया और अपनी 100 मीटर की दौड़ 11.52 सेकंड में पूरी की, जबकि उन्होंने 200 मीटर की दौड़ 23.21 सेकंड में पूरी की। पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में हरियाणा के संजीत ने स्वर्ण पदक जीता। AFI इंडियन ग्रांड प्रिक्स 3 और 4 का आयोजन बेंगलुरु में 10 और 15 अप्रैल को होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक विशाखापत्तनम में हुई। दूसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप IWG की बैठक 28-29 मार्च 2023 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित की जा रही है। यह फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो इंक्लूसिव रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल विषय के तहत आयोजित की जा रही है। सम्मेलन में G20 देशों के 63 प्रतिनिधि और अन्य आमंत्रित संगठन ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक भी शामिल हैं। पहला G20 IWG शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे। पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई में शुरू हुई। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG की बैठक 28 से 30 मार्च 2023 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले दिन व्यापार वित्त पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दूसरे दिन विकास और समृद्धि हेतु व्यापार कार्य कराने पर फोकस रहेगा। अब आखिरी न्यूज देखते हैं। EPFO ने 2022-23 हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15% ब्याज दर निर्धारित किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने 2022-23 हेतु कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा करने पर 8.15% की ब्याज दर तय की है। मार्च 2022 में EPFO ने अपने लगभग 5 करोड़ ग्राहकों हेतु 2021-22 के लिए EPF पर ब्याज घटाकर 8.1% कर दिया था, जो 2020-21 में 8.5% था। CBT के निर्णय के बाद 2022-23 हेतु EPF जमा पर ब्याज दर सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी। EPFO वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद ही ब्याज दर प्रदान करता है। So that's all for now। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।